नमस्कार, मैं अभिषेक जाखड़। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24 की एक खास सीरीज, जिसमें आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाएंगे, एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो गरीब बच्चों, दिव्यांगों, विकलांगों को समाज में सुधार के लिए एक काम कर रहे हैं। एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जो झुंझुनू की राजनीति से आते हैं। वो कोई और नहीं, निशितजीत चौधरी हैं। उन्हें लोग प्यार से बबलू जी चौधरी भी कहते हैं। नमस्कार बबलू जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है। नमस्कार। बबलू जी, हम शुरुआत करते हैं आपके राजनीतिक सफ़र की। तो राजनीतिक सफ़र में आपके पिताजी सरपंच रहे हैं, तो आपने राजनीति में आने का निर्णय उन्हीं से लिया या फिर आपके राजनीतिक गुरु कोई और रहे हैं? 77 में जब कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई और देश में लोकतंत्र की हत्या की गई, उस समय मेरे पिताजी 19 महीने इमरजेंसी में जेल में रहे। हमारी विचारधारा शुरू से कांग्रेस के खिलाफ रहे, उनकी नीतियों के खिलाफ रहे। और मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरे पिताजी ने जो संघर्ष किया, यहाँ की जनता, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ी, उससे प्रेरणा लेके एक अंतरात्मा की आवाज़ से मुझे ये लगा कि हमारा झुंझुनू जो हर तरीके से हमारे आसपास के ज़िलों से हमेशा अग्रणी रहा, उसको पीछे धकेलने का काम हमारे ज़िले को एक बहुत आगे की पंक्ति में होना चाहिए। इस वजह से मैं राजनीति में आया। जी, आपके राजनीतिक गुरु कोई और हैं या फिर आपके पिताजी? मैं मेरे पिताजी को बचपन से देखता आया और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ मुझे राजनीति में लेके आई। बबलू जी, आपके पिताजी की स्मृति पर आपने गांव में जमीन दान की और आप समाज में दिव्यांग बच्चों और विकलांग बच्चों के लिए सामाजिक सुधार के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं समाज के लोगों को? आजकल अस्पताल और स्कूल एक ऐसा व्यवसाय हो गया जो पुराने समय में लोग उसको मानव सेवा मानते थे, उसे अभी पिछले 10-15 वर्षों से इसको व्यवसाय लोगों ने बना दिया। मैंने मेरे पिताजी के नाम से एक ट्रस्ट बना रखा है और उस ट्रस्ट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचे, दिव्यांगों के लिए। और गांव में अस्पताल की ज़मीन की ज़रूरत थी। मेरी पुश्तैनी ज़मीन 6 बीघा ज़मीन मेरे हिस्से में थी। उस ज़मीन को इसी मानव सेवा के ध्यान में रखते हुए मुझे देना। जैसे आपने दिव्यांग बच्चों के लिए आपने जो संस्थान खोल रखा है, तो उससे आपने झुंझुनू की तरह अन्य जिलों में भी ऐसी समस्याएं है, तो उसको लेकर आप क्या आगे की आपकी रणनीति है या फिर यूँ कहें कि आपका क्या विचार है? देखिए, जो भी कोई ज़रूरतमंद आदमी, उसकी पीड़ा हमारे तक पहुंचती है, मन की भावना हमारी यही रहती है कि उसको किसी तरीके से भी जो लाभ मिलना चाहिए वो दिलवाने की पूरी चेष्टा रखते हैं और मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। आप झुंझुनू से आते हैं और झुंझुनू में राजनीति की बात करें तो यहाँ पर ओला परिवार का बोलबाला रहा है और अभी भी है। तो आप इसको राजनीति में किस तरीके से देखते हैं और आप अपने कैरियर में इसे कैसे फेस करते हैं? ओला परिवार पिछले 5 दशक से इस ज़िले के भोली भाली जनता के वोट किसी न किसी बहाने से, कभी नहर का मुद्दा लेके आ जाते हैं जो आज तक धरातल पे नहीं है। हमेशा जब चुनाव की डेट निर्धारित हो जाती है, उस वक्त वो जनता के बीच जाते हैं। उनका कहना है कि मुस्लिम वोट तो वो अपनी बपोती समझते हैं और बाकी की सारी कौम
लड़के झगड़ के किसी न किसी तरीके से हमें एक दूसरे की द्वेष भावना से हमें वोट देते हैं और वो ये समझते हैं कि ये झुंझुनू की जनता को इसी तरीके से वंशवाद की राजनीति करते रहेंगे। इनके एक परिवार से इनके पिता पहले राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रहे, एमएलए रहे, फिर एमपी बने, अपने बेटे को जिला प्रमुख बनाया, पुत्र वधू को जिला प्रमुख बनाया, एमपी के सांसद की टिकट अपने पुत्र वधू को दिलवाई और अब 3 बार से यहाँ झुंझुनू विधानसभा से एमएलए बनते आ रहे हैं। तो ये वंशवाद की राजनीति करते हुए अभी अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, प्रधान का चुनाव लड़ाने के लिए अभी दिल्ली से अपने बेटे को बुलाया। तो ये वंशवाद की जो राजनीति करते हैं और अपने परिवार के अलावा इनको किसी में भी इनको टैलेंट नहीं दिखता। ये अपनी ही पार्टी के खिलाफ अभी बाड़ाबंदी में और अपने पद पाने के लिए इन्होंने अपनी ही पार्टी के साथ विद्रोह किया। और ये कोई आज की नई बात नहीं है। जब अयूब खान साहब को टिकट मिली सांसद की तो इनके पिता यहाँ कांग्रेस के सामने चुनाव लड़े। इससे पूर्व में जब बिड़ला जी यहाँ से चुनाव लड़े स्वतंत्र पार्टी से, तो ये स्वतंत्र पार्टी के साथ हो गए। और अभी भी ताज़ा उदाहरण आपने देखा है कि बिरजेंद्र जी ने अपने पद के लिए किस तरह से अपनी पार्टी के साथ विद्रोह किया, षड्यंत्र में ये शामिल थे और वो पद मिलने के बाद इनको जनता की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जनता के सुख दुख में कभी भी शामिल नहीं हो सकते। बबलू जी, आपने नहरी पानी की बात की। जब ओला साहब थे उस वक्त भी ये नहरी मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। उन्होंने भी प्रयास किए, हमने अक्सर लोगों से सुना है कि ओला साहब ने भी इसको मुद्दा बनाया और उन्होंने प्रयास भी किए लेकिन नहीं ला सके। तो ये क्या कारण है कि अभी भी नहरी पानी है वो नहीं आ रहा है झुंझुनू में? देखिए, नहरी पानी की और इनके जो प्रयास की आप बात कर रहे हैं, प्रयास तो उन्होंने अपने बेटे को एमएलए बनाने का किया। कभी डमी टिकटें दिलवाई, उनके फार्म निरस्त करवाए और अपने बेटे को उनकी जगह लाके 3 बार चुनाव हारने के बावजूद भी अपने बेटे के लिए हमेशा समझौते किए, हमेशा उन्होंने जोगाड़ की राजनीति करी। तो निश्चित रूप से अगर नहर के लिए भी इतना प्रयास किया जाता, आपने देखा होगा इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार बनी तो शीश राम जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाने की कोशिश की और फिर उनके साथ जो भी 5-7 विधायक चले थे उनको छोड़ के अपने बेटे को बसपा के विधायकों के साथ मंत्री पद दिलवाया। तो ये अपने पद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ओला परिवार किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन नहर के मुद्दे पे आपने कभी भी सदन में इनको बोलते हुए नहीं सुना होगा। कभी भी धरातल पे ये उस बात की बात नहीं करते। जब चुनाव आ जाते हैं तो चुनाव के वक्त ये मुद्दा ये लेके आते हैं। इन्होंने ईमानदारी से कभी भी इस बात की मेहनत नहीं की। जी, अब अपन बात करें 2018 के विधानसभा चुनाव की। आप भाजपा के दिग्गज नेताओं की लिस्ट में थे, उसके बावजूद आपकी टिकट काट दी गई, क्या कारण रहे होंगे? मैं तो भाजपा का एक साधारण कार्यकर्ता था और मैंने झुंझुनू विधानसभा में जो पार्टी ने मुझे कभी भी कोई काम सौंपा, चाहे 2018 के चुनाव से पहले सैनिकों का सम्मान का कार्यक्रम हुआ, भले ही कमल संदेश यात्रा निकालनी हो, कोई भी कार्यक्रम मुझे दिया, मुझे संयोजक बना के जो कार्यक्रम पार्टी ने मुझे सौंपे, मैंने मेरी ईमानदारी से वो सारे कार्यक्रम किए। और टिकट देना और नहीं देना ये तो एक बोर्ड निर्धारित करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पारदर्शी पार्टी है जो नीचे से उठे हुए आदमी को,
ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश करती है। इसलिए मैं उस बात से नाराज़ नहीं हूँ। मुझे मेरी ताकत दिखानी थी, मुझे अपने आप को साबित करना था, और वो टिकट एक ऐसे आदमी को दी गई थी जो कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य का पति था। इसलिए मैं मेरी खिलाफत, मेरा विरोध दर्ज कराना चाहता था। इसलिए मैंने 2018 का चुनाव निर्दलीय लड़ा। जी, आपने निर्दलीय चुनाव की बात की। 2018 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? मुझे भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से, दोनों से जाट नेता चुनाव लड़ रहे थे। उसके बावजूद जो बिना दल के तीसरा जाट अगर चुनाव लड़ता है तो उसको वोट इतने नहीं मिल सकते। मुझे मेरे लोगों ने साथ दिया। मेरे साथ जो पहले दिन से चले थे उन्होंने निर्दलीय रहते हुए भी मुझे 30,000 वोट दिलवाए। यहाँ के पूर्व एमएलए साहब के बेटे को 12,000 वोट मिले, मूल सिंह जी के। तो मेरी तो कोई पृष्ठभूमि में तो एक साधारण परिवार से हूँ, इसके बावजूद मुझे 30,000 लोगों ने वोट दिए। तो उन 30,000 वोटों को और उनके सुख दुख को मैं, उन्होंने जो साथ दिया उसके लिए हमेशा उनका आभारी रहूँगा। जी, अभी 2023 के विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और झुंझुनू में बहुत से ऐसे काम हैं जो नहीं हो पाए। जैसे बात करें अपन, ब्रिज की बात हो, रेलवे लाइन की साइड हो, या फिर सड़कों की बात हो, या फिर नहरी पानी की बात। तो आपके 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्य एजेंडे क्या रहने वाले हैं झुंझुनू के लिए? सबसे बड़ा एजेंडा तो हमारी जीवन रेखा काटली नदी है। मुझे कभी भी इस बात का मौका मिलेगा और सरकार में जब भागीदारी रहेगी, और मेरा अथक प्रयास ये रहेगा कि काटली नदी के जो अवरुद्ध हैं उनको हटाया जाए। जो लोगों ने एनीकट बना रखे हैं, जो कब्जे नाजायज़ कर रखे हैं, उनको हटा के ये काटली नदी झुंझुनू के आसपास 100, 200, 500 गाँव की जीवन रेखा है, इसको खुलवाया जाए, इसके अवरुद्धों को हटाया जाए और ये वापस आके, सबसे ज़्यादा समस्या आज के दिन पानी की समस्या है। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले काटली नदी रहेगी, उसके बाद झुंझुनू का विकास। आप देख रहे हैं कि यहाँ की मेडिकल कॉलेज, यहाँ के मंत्री जी रात दिन माला पहनते हैं, स्वागत कराते हैं, कर्मचारियों से स्वागत कराते हैं, लेकिन उनसे मेडिकल का इश्यू ख़त्म नहीं हो रहा। वो चाहे तो एक दिन का काम है, सारे प्रशासन को लगा के आगे पीछे गाड़ियाँ घूमती हैं। उनको इस काम में सकारात्मक सोच रखते हुए इनको सबसे पहले मेडिकल कॉलेज का ये प्रारंभ कराना चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे झुंझुनू का कि ऐसे निष्क्रिय और ऐसे आदमी जिसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी है, ऐसे आदमी को हम विधानसभा में भेज देते हैं और वो अपने मंत्री पद को और अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करता है। उसके अलावा उन्हें क्षेत्र के विकास से कोई लेना देना नहीं है। आपने झुंझुनू में एक नारा दिया था 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कि बाहरी को भगाओ, क्षेत्रीय को अपनाओ। तो आप इससे क्या कहना चाहते हो लोगों को कि जो आपने अभी तक एक भाषण भी सुना था हमने कि अब तक बाहरी लोग ही यहाँ पे विधायक बने हैं, नेता बने हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं इससे? ये ओला परिवार डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा एक संदेश देना चाहता रहा है यहाँ हमेशा, कि हम हमारे ही किसी डमी उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी में भी लाइन में लगा देते हैं। ये जितने भी उम्मीदवार जो यहाँ से टिकट मांगते हैं, इनमें कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं जो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र का हो, जो एक पंचायत, कम से कम अपनी खुद की एक पंचायत तो संभालने का मादा रखता हो। और सिर्फ टिकट के सहारे से, मेरा मानना ये है कि सिर्फ टिकट का सहारा लेके अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो
इस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में मोमडन वोट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आते। अगर झुंझुनू का वासी इस झुंझुनू की विधानसभा क्षेत्र का, इस झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव में पैदा होने वाला आदमी अगर शायद चुनाव लड़ता तो इसका दृश्य दूसरा होता। ये बाहरी आदमी जो अपने गांव में, अपने पंचायत में वजूद नहीं रखते हों, वो झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में पोल पट्टी समझ के यहाँ आ जाते हैं। तो पार्टी हर क्षेत्र में हर तरह के सर्वे करवा के, और मुझे विश्वास है कि सही निर्णय लेगी। जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो समस्त क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में रहें, अपने आप से ईमानदार रहें, अपने अंतरात्मा की बात को सुने, और किसी भी फील्ड में देने के भाव से अगर आप रहेंगे, आपका भाव लेने का नहीं रहेगा, अगर देने का भाव आपका रहेगा तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये मेरा निजी अनुभव है। ये थे हमारे साथ बबलू जी चौधरी, जिन्हें आप देख रहे थे। फिर मिलेंगे एक नए युवा और चेहरे के साथ में। तब तक आप देखते रहिए आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 आपसे एक अनुरोध भी करता है, आइए जुड़िए हमारे साथ, हम समाज को एक नई दिशा देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।